चले, एसी की इक्वेशन क्या होती है बता चुके हैं, बोलो। V बराबर V नॉट साइन यही होती है एसी की इक्वेशन। ठीक, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आया कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी आया कहाँ से। बताए थे जब मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा रेडियन पर सेकंड से कॉइल रोटेट करेगी तो इंड्यूस होता है। एक बार दोबारा बताएंगे, ठीक है, कब, नोट्स से। अभी एज यूजुअल जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं बिना नोट्स के देख रहे हैं हम लोग, तो लिखेंगे क्या, कैसे करेंगे, मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोगों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग फैमिलियर हो रहे हैं, ठीक है। आइए, अब ये एसी किसी रेजिस्टेंस को दे दें, कितना, V बराबर V नॉट साइन किसको दिए, एक रेजिस्टेंस को, मतलब एसी थ्रो रेजिस्टेंस। एसी जब किससे होके जाए, रेजिस्टेंस। करना क्या है आपको, याद रखो, रेजिस्टर आएगा, इंडक्टर आएगा और फिर कैपेसिटर आएगा, तीन चीजें, ठीक है। पहली बात तो हमारा जनरेशन एसी का, ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी जनरेट कैसे हुआ, पहली चीज। फिर आरएमएस का डेरिवेशन और एवरेज का, ये दो डेरिवेशन तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आरएमएस और एवरेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बनता है पावर निकालना रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। तो रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, उसके बाद आरएल, आरसी और आरएलसी। लेकिन सबसे पहली चीज याद रखो, वोल्टेज की इक्वेशन दी है, हमारा पहला काम होगा इस सर्किट में बहने वाले करंट की इक्वेशन निकालना और दोनों को कंपेयर करना कि दोनों सेम फेज में है, लैग है या लीड है, ठीक है। कंपेयर करना भी एक बार सिखाए हैं। तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या हुई, V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये जो वोल्टेज स्मॉल v लिखा है, न्यूमेरिकल में भी हम लोग कर चुके हैं, ये कौन सा वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, मतलब तात्क्षणिक, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक। कहने का क्या मतलब है, तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण पे, किसी इंस्टेंट पे। देखो जब कॉइल घूम रही है, जब कॉइल घूम रही है, हर इंस्टेंट पे, हर क्षण एंगल क्या बना रही है कॉइल, अलग अलग एंगल बना रही। तो अगर एंगल की वैल्यू बदल दो, ओमेगा टी का मतलब क्या, थीटा, इस ओमेगा टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा भी। तो देखो जब थीटा 0 है तो साइन 0 0, उस समय ये पैदा होने वाला वोल्टेज, उस इंस्टेंट पे पैदा होने वाला वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। जब थीटा 30 डिग्री, साइन 30 बराबर 1/2, उस इंस्टेंट पे पैदा होने वाला वोल्टेज V नॉट का आधा। मतलब यहाँ तो हम 0 के बाद सीधे 30 पे भाग गए ना, अरे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब हर इंस्टेंट पे साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी तो पैदा होने वाला वोल्टेज भी अलग अलग होगा। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और वैसे भी ग्राफ भी बताए थे कि अगर ये हमारा एसी का ग्राफ है, अगर हम थीटा और V में दिखाएं तो ये V जो हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख रहे हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यू पे इस वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू बदलेगी। नॉर्मल बात बताओ कि वोल्टेज ना आवे तुम्हारे घर में तो क्या पंखे में करंट बहेगी, बल्ब में करंट फ्लो करेगी, बल्ब या पंखा चलेगा, इसका मतलब क्या, वोल्टेज 0 तो करंट 0। और बताओ वोल्टेज बढ़ गया तो करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, मतलब करंट इतनी बहती है, I2RT का मान इतना होता है, इतना हीट पैदा होता है कि बल्ब, कहाँ से कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ओम के लॉ से। क्या कहते हैं, V बराबर IR, I बराबर V बटे। इसका मतलब जब भी हमको करंट निकालनी है तो हम क्या करें, वोल्टेज में किससे भाग देंगे, रेजिस्टेंस से। इसका मतलब इस सर्किट की करंट निकालनी है। तो एक चीज पहले बताओ कि हर इंस्टेंट पे ये वोल्टेज का मान अलग अलग है, तो हर इंस्टेंट पे बहने वाली करंट भी अलग अलग होगी। जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट क्या होगी, 0 होगी। वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो करंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कंफर्म हो तो बताओ, यहाँ जो करंट दिखाएंगे उसको हम स्मॉल आई से दिखाएं, स्मॉल v से किसको दिखाएं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को। तो स्मॉल आई से क्या दिखाएं, कौन सी करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगर इसमें बहने वाली करंट हर इंस्टेंट पे बदल रही है तो इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज ओम के अनुसार V बराबर IR हर इंस्टेंट पे बदलेगा। उल्टा देखें, जब थीटा 0
वोल्टेज जीरो, तो करंट जीरो, उस समय खर्च होने वाला वोल्टेज जीरो इंटू आर जीरो होगा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो होगा हर इंस्टेंट पे बदलेगा। किसके बराबर होगा? अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। याद रखो, यहाँ खर्च होने वाला वोल्टेज किसके बराबर? अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है भाई, बोलो जल्दी से। वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है, ये क्या है हमारा अप्लाइड वोल्टेज। अब इसमें करंट, इसमें खर्च कितना होगा? आई इंटू आर। आई इंटू आर क्या है? खर्च होने वाला वोल्टेज। आई इंटू आर खर्च होने वाला वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज बराबर कंज्यूम वोल्टेज। इसका मतलब क्या लिखोगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर क्या? आई आर। तो आई बराबर कितना? वी नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी। अभी तो कैलकुलेशन चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? चले आगे। आइए, मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट का मतलब बताए थे ना, साइन का जो मल्टीप्लायर हो क्या बता रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज को आपने न्यूमेरिकल भी किया था। ये किसके बराबर हो जाता है? एन ओमेगा फाई एम या एन ओमेगा बी इंटू ए के बराबर होता है। मैक्सिमम वोल्टेज आपने निकाला भी था। तो यहाँ पे वी नॉट बटे आर, मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, क्या लिखोगे? मैक्सिमम करंट लिखेंगे। अगर वोल्टेज का मान जीरो हो तो जीरो बटे आर, जीरो, करंट का मान जीरो होगा। तो वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करंट है, लेकिन अगर मैक्सिमम वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम करंट। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बन गई करंट की इक्वेशन। और ये क्या थी? वोल्टेज की इक्वेशन। पहला स्टेप। आगे अगले टॉपिक में आएगा हमारा इंडक्टर। क्या आएगा? इंडक्टर। इंडक्टर में भी हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। पहला स्टेप करंट। कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे? पहला स्टेप करंट निकालेंगे। जैसे ही करंट की इक्वेशन निकलेगी तो हम वोल्टेज और करंट को कंपेयर करेंगे। वोल्टेज और करंट को कंपेयर करेंगे कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, लैग कर रहा या लीड कर रहा। इसको भी हम बताए थे कंपेयर करने का तरीका। क्या करें? साइन का ये जो ओमेगा टी है, ये क्या है? उसका एंगल है। दोनों के एंगल को कंपेयर करो। अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम फेज में। एक का एंगल ओमेगा टी है और दूसरे का एंगल ओमेगा टी प्लस 30 है। इसका मतलब ये जो है इस वाले से क्या हो रहा है? लीड कर रहा है। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। मतलब जितने का एंगल का डिफरेंस होगा उतने से लैग या लीड। प्लस रहेगा तो उतने से लीड, माइनस रहेगा उतने से लैग करेगा। लेकिन जब भी दो वेव फॉर्म को, ए डॉक्टर नीचे में क्या देख रहा है? थोड़ा दुनिया में चल रहा, आगे चलो, ऊपर देखो। तो पीछे ही चलेगा, नीचे ही देखेगा, कैसे चलेगा काम? आइए, लेकिन कंपेयर करने के पहले हम कंडीशन क्या बताए थे? दोनों साइन वेव हो या दोनों कोसाइन वेव हो। देखो वोल्टेज की इक्वेशन जो है ये भी क्या है? साइन में, और करंट वाली भी क्या है? साइन में। कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, ये भी एक कंडीशन हुई। उसके बाद क्या होनी चाहिए? दोनों के साइन का मल्टीप्लायर पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे साइन का मल्टीप्लायर वी नॉट पॉजिटिव है, यहाँ क्या है? आई नॉट पॉजिटिव। अगर यही माइनस लगा दें, यही माइनस लगा दें तो क्या कहेंगे? इसका जो मल्टीप्लायर है माइनस आई नॉट है, मतलब निगेटिव है, और जबकि इसका मल्टीप्लायर पॉजिटिव है। लेकिन अगर दोनों में प्लस है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लायर क्या है? पॉजिटिव। तो हमने दूसरी कंडीशन बताई, दोनों का मल्टीप्लायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे है तीसरी चीज कि दोनों का ये जो एंगल है थीटा ओमेगा टी, ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है? दोनों के एंगल में क्या डिफरेंस दिख रहा है? 0 डिग्री। दोनों के एंगल में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम पूछे नहीं बताओ अंतर कितना है, तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री नहीं बोलोगे। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना? 0 डिग्री। वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना? 0 डिग्री। अब फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट क्या है? सेम फेज में। तो ऐसे दिखाते हैं। अगर ये दिखाएंगे वोल्टेज को तो ये दिखाएंगे करंट को। क्लियर? कभी ऐसे भी दिखा सकते हैं, जिस लाइन में वोल्टेज को दिखाएंगे उसी लाइन में करंट को दिखाएंगे। करंट इधर दिखाओ, वोल्टेज इधर, मतलब ऐसे किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बताएगा कि वोल्टेज और करंट में कितने का फेज डिफरेंस? 0 डिग्री। तो याद रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट में
फेज डिफरेंस कितना होता है 0 डिग्री। मतलब वोल्टेज और करंट किस में होते हैं, सेम फेज में। वोल्टेज और करंट किस में होते हैं, सेम फेज में। बोलोगे बाद में ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, चल रहा है ऑब्जेक्टिव शुरू हो चुका है, समझ गए। लास्टली यही चीजें एक साथ हम लोग पूछेंगे, बात करेंगे, ठीक है। पास करो ना करो, कम नंबर आवे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक है। वही आपकी एक्चुअल पढ़ाई है। अब आइए बढ़े। एक चीज सोचो कि आखिर में सेम फेज का मतलब क्या हुआ, सेम फेज का मतलब क्या हुआ। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन से ना हम लोग बना दिए। तो देखें, याद रखना है कि वोल्टेज की इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन क्या आई, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम देखें कि वोल्टेज और करंट की जो ये इक्वेशन आई है, इससे सेम फेज का मतलब क्या बन रहा है। तो हमारे वोल्टेज की इक्वेशन आई थी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट की इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे ग्राफ बनाइए कंपेयर करने के लिए ग्राफ। अच्छा एक चीज और बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होती है, थीटा बटे टी। जैसे लीनियर वेलोसिटी, टी समय में कोई s दूरी तय किया तो यूनिट समय में कितनी दूरी तय करेगा, s बाई टी। यही ना हमारी लीनियर वेलोसिटी है। अब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, हर टाइम पे कुछ न कुछ एंगल घूम जा रहा है। तो हमको पता करना है क्या, कि अगर वह टी समय में कितना घूम रहा है थीटा, तो इकाई समय में कितना घूमेगा, थीटा बटे टी। इकाई समय में जितना एंगल रोटेट कर गया वही क्या कहलाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बराबर कितना, थीटा बटे टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, थीटा बराबर कितना, ओमेगा टी। अब बताइए हमको, ओमेगा टी की जगह पे थीटा रख सकते हैं, रख दें हम। इसका मतलब इस वोल्टेज की इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये बराबर V नॉट साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, I नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा में थोड़ा ग्राफ बनाना आसान है। तो आइए वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाना, पहले हम बना डाले, लेकिन आप सोचिए इस एक्सिस पे क्या लिखेंगे, थीटा, और इस एक्सिस पे वोल्टेज। ग्राफ बना रहे, इसका मतलब ऐसे नहीं, बोले एसी, बोले तार है तो तार में ऐसे ऐसे जाता है। एक साहब पढ़ा रहे थे, ये एसी कैसे जाता है तार में, ये तार है तो देखो फेजर ऐसे ऐसे जाता है, इसीलिए ज्यादा वोल्टेज होता है, तार क्या होता है, मोटा होता है। अरे नहीं भैया, ऐसे ऐसे नहीं जाता है। एसी करंट अगर फ्लो कर रही, इसमें से एसी करंट फ्लो कर रही, तो करंट अगर फ्लो कर रही तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के बहने की दर। मतलब क्या, प्रत्येक सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गया। करंट का मान ज्यादा होने लगा, मतलब पर सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसका मतलब वोल्टेज और करंट बढ़ रहा है, मतलब पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आइए, जब थीटा 0 है, मतलब कॉइल की पोजीशन क्या है कि उसके परपेंडिकुलर और फ्लक्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब थीटा 0 है, उस समय कॉइल में क्या वोल्टेज पैदा होगा, तो उस समय कॉइल में पैदा होने वाला वोल्टेज थीटा की जगह 0 रखे, साइन 0 0 और 0 गुणे V नॉट 0। इसका मतलब उस समय V की वैल्यू, उस इंस्टेंट पे पैदा होने वाले वोल्टेज की वैल्यू 0। जब थीटा 0, तो इसलिए ऊंचाई उसकी क्या दिखाई गई, 0। जब थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, मतलब कॉइल क्या हुआ, 90 डिग्री से घूम गया, कॉइल 90 डिग्री से घूम गया। उस इंस्टेंट पे उस कॉइल में क्या वोल्टेज पैदा हुआ होगा, तो साइन 90 बराबर 1 गुणे V नॉट, मतलब उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हुआ होगा, उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम वोल्टेज। इसका मतलब अगर हम पूछें दोबारा से पुरानी चीज कहें, एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है। एक चीज गौर करो, एक ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, वैल्यू हर इंस्टेंट पे बदल रही है। क्यों हर इंस्टेंट पे बदलेगी, हर इंस्टेंट पे कॉइल का एंगल बदलता जाएगा, तो हर इंस्टेंट पे पैदा होने वाला वोल्टेज बदलता जाएगा कि नहीं। आइए आगे बढ़े। जब थीटा का मान 180 डिग्री, कितना 180, साइन 180 बराबर 0 गुणे V नॉट 0। बताओ उस समय उसमें पैदा होने वाला वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। आइए आगे बढ़े। जब थीटा का मान कितना 270, साइन 270 बराबर -1 -1,
साइन 270 का मान -1, तो -1 गुणे V नॉट माइनस V नॉट। अगर ये दूरी V नॉट है तो ये दूरी क्या होगी -V नॉट। ये +5 तो ये -5, तो इसका मतलब ये ना V नॉट है, ये क्या हो गई -V नॉट। तो समय का वोल्टेज क्या हो गया -V नॉट। और जब थीटा 360 हुआ तो फिर से वापस कितना 0, मतलब कॉइल कितना घूम गई 360, पूरा एक चक्कर मार दी, मतलब 360 डिग्री घूम गई, मतलब 2 पाई रेडियन घूम गई, मतलब उसकी एक साइकिल पूरी। एक साइकिल पूरी क्यों कह रहे हैं, जहां से चली थी अब वहीं पहुंच गई, अब सेम उसी टाइप का मोशन दोबारा रिपीट होगा, मतलब वह सेकंड साइकिल। तो ये हो गई हमारी एक साइकिल। ये क्या बनाया हम लोग, जल्दी बोलो। ये वोल्टेज का वेव फॉर्म बना, वोल्टेज का। अब बनाते हैं करंट का। किसका बना है, करंट का। आइए करंट की इक्वेशन को देखिए, I नॉट साइन थीटा। जब थीटा 0 कितनी होगी करंट, जल्दी बोलो। I बराबर I नॉट साइन थीटा। जब थीटा 0 साइन 0 0 0 गुणे I नॉट 0, तो करंट का मान 0 यहीं से शुरू होगी ना। और जब थीटा 90 डिग्री साइन 90 बराबर 1 गुणे I नॉट, इसका मतलब 90 डिग्री पर करंट क्या होगी मैक्सिमम। I नॉट का मतलब मैक्सिमम, इसका मतलब उस समय करंट क्या हो गई मैक्सिमम। और 180 डिग्री पे साइन 180 बराबर 0, फिर से करंट क्या हो गई। और 270 पे साइन 270 बराबर -1 इंटू I नॉट माइनस I नॉट, तो मैक्सिमम हो जाएगी 360 डिग्री पे फिर से 0। इसका मतलब एक चीज नजर आ रही है कि जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज निगेटिव मैक्सिमा तो करंट भी निगेटिव मैक्सिमम। मतलब वोल्टेज जिस हिसाब से बदल रहा है उस हिसाब से करंट भी बदल रही है। तो क्या कहेंगे, वोल्टेज और करंट सेम फेज में। समझ में आई बात। जैसे हाथ लो बेटा, जैसे देखो इसका हाथ ढीला करो, अगर हमारा हाथ ऊपर तो इसका भी ऊपर, हम नीचे तो ये नीचे, मतलब हमारा हाथ और ये दोनों क्या है सेम फेज में। अब हमको कॉपी करो, तुम चलो कॉपी करो। क्या हो रहा है, पीछे पीछे जा रही है ना, तो क्या हो गया हमसे पिछड़ गई, मतलब लैग कर गई। लेकिन हाथ पकड़े हुए थे तो क्या कहेंगे साथ साथ, मतलब क्या सेम फेज में। तो यहाँ बताओ वोल्टेज और करंट सेम फेज में है कि नहीं। उम्मीद अब समझ गया होगा सेम फेज का सेंस। हम बढ़े आगे। तो पहला काम क्या करना है, एसी वोल्टेज दोगे किसको, रजिस्टर को। अगला टॉपिक इंडक्टर को, अगला टॉपिक कैपेसिटर को। क्या निकालोगे, पहले उसमें करंट की इक्वेशन निकालोगे और वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करके, वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करके ये देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों सेम फेज में है या लैग या लीड। ये काम किस में करोगे, अगले टॉपिक में भी, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी करेंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आई। तो आखिर में इतनी चीज निकल गई। तो सेम फेज में ये थोड़ी हम बार बार बनाएंगे, इसको बनाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट सेम फेज, ऐसे भी दिखा देते हैं। वोल्टेज और करंट किसमें है, सेम फेज। जैसे रिप्रेजेंट करें किस केस में, रजिस्टर के केस में। लेकिन अब बची हमको क्या निकालने को, पावर। क्या निकालेंगे, कि आखिर में जब हम किसी रजिस्टर को एसी दे देंगे, किसी रजिस्टर को एसी दे देंगे तो उसमें पावर क्या खर्च होगा। ऐसे रजिस्टर मतलब क्या हो, जो रजिस्टर लगता है जो कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाले वही रजिस्टर जोड़ दिया करेंगे क्या एसी में। तो आपके घर में जो सप्लाई आ रही है ये एसी सप्लाई है, मतलब इसके वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। और इस एसी को कैसा जोड़ोगे, रेजिस्टेंस से, रजिस्टिव लोड से। किससे जोड़ेंगे, रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड पहचानते हो, देखे हो कभी। जो तुम्हारा बल्ब है ये रजिस्टिव लोड है, जो बल्ब है ये क्या है, रजिस्टिव लोड है। कौन वाला बल्ब, ये CFL वाला नहीं, जो पहले वाला होता है, मारेंगे LED नहीं रे, जो पहले जलता था, अल्लाह 220 वोल्ट 200 वाट 100 वाट वाला, वही क्या है, रजिस्टिव लोड है। क्लियर। अगर उसमें कॉइल लगी है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, इंडक्टिव भी हो जाएगी। कैपेसिटर कंडेंसर लगा है तो RLC सर्किट होगी। ठीक है, कहोगे क्या ये DC पंखा, अलग अलग टाइप की मोटर होती है, अलग अलग टाइप का लोड होता है। तो यहाँ लोड का मतलब मंसूर, लोड का मतलब ये नहीं, पता चला अपनी पत्नी को बैठाया साइकिल पे ले जा रहा है, बोला बहुत लोड है, बहुत वजन है। बोले सर बोले थे लोड को
एसी से कनेक्ट कर देना है। बोले ले जाके कनेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं, यहाँ लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड में क्या आएगा, रेजिस्टेंस, बल्ब, पंखा, मोटर, ये सब क्या है हमारे रेजिस्टेंस, मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल लोड है। क्लियर। और ये इलेक्ट्रिकल लोड कैसा हो, रेजिस्टिव हो। जैसे वो बल्ब था रेजिस्टिव होगा, तब वोल्टेज और करंट क्या होगी, सेम फेज। और तब आखिर में वह लोड कितना पावर खर्च करेगा, वह लोड कितना पावर खर्च करेगा। 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े हो, पावर बराबर V इंटू आई, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, पढ़े हो ना। वह किसमें पढ़े थे तुम, डीसी में। किसमें पढ़े थे, डीसी। अब कुछ आदमी के दिमाग में आ जाएगा, बोले डीसी बोल दिया, अब ये डीसी क्या होती है। टाइम हो गया और वोल्टेज, मतलब टाइम बदलता जा रहा है लेकिन वोल्टेज क्या फिक्स है। अगर 5 वोल्ट है तो 5 ही वोल्ट रहेगा। क्लियर। मतलब वह कम ज्यादा नहीं होगा। आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की, इसका मतलब किसी डिवाइस से जोड़ दो, बल्ब से जोड़ दो, तो उस बल्ब को क्या मिलेगा, लगातार वोल्टेज 12 ही वोल्ट मिलेगा। बोलोगे सर कुछ देर के बाद डिस्चार्ज हो जाएगी तब, अरे डिस्चार्ज हो जाएगी तब ना, हम डिस्चार्ज होने से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, हमारी डीसी। क्लियर ये बात। तो उस समय हम लोग पढ़ते थे पावर, किसमें, डीसी में। क्या पढ़ते थे, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, मतलब कितना वोल्टेज है और कितना करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर मिल जाएगा। तो यहां पे भी हम क्या निकालें, क्या निकालें, पावर। चलो, तो पावर बराबर क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी, वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन यहां गौर करना, तुम पावर तो तुम निकालने चले हो, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वह क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे बदल रहा है कि नहीं, और करंट भी हर इंस्टेंट पे बदल रही है। तो इसका मतलब जब पावर निकालोगे, पावर तो कौन सा पावर लिखोगे, बोलो। पावर क्या निकलेगा, वोल्टेज और करंट का गुणा करें। पावर निकालते समय क्या करें, वोल्टेज और करंट का गुणा करें। तो निश्चित तौर पे ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ये इंस्टेंटेनियस, तो पावर भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। ये क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस। देखें ध्यान से, जब वोल्टेज 0, करंट भी 0, तो उस समय का पावर कितना, 0 गुणे 0, 0 होगा ना। जब वोल्टेज V0, उस समय करंट क्या थी, I0, उस समय का पावर क्या होगा, V0 गुणे I0। तो बताइए, हर इंस्टेंट का पावर अलग अलग होगा ना। अब स्मॉल v क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, स्मॉल i क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो स्मॉल v और स्मॉल i का गुणा करोगे तो जो पावर निकलेगा वह क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगा। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल p, कंफ्यूज मत होना। तो आगे बढ़ा दें, आइए चलिए, स्मॉल p बराबर वोल्टेज का इक्वेशन V0 sin ओमेगा t, इसका I0 sin ओमेगा t, पावर बराबर V0 I0, साथ ले लिए, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब इतना पता होना चाहिए, इतना हमको पता होना चाहिए। क्या चले, आइए। तो यहाँ पे पावर बराबर क्या लिखोगे, V0 I0, ये 2 है, 2 ले लिए, अब ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, ये ना हुआ। ये कौन सा पावर निकला है, इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब जब इंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V0 sin ओमेगा t। अरे वही वोल्टेज इंडक्टर को देंगे ना यार, वही वोल्टेज कैपेसिटर को देंगे। तो कैपेसिटर भी जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया वोल्टेज क्या लिखेंगे, V0 sin ओमेगा t। उसमें किसका गुणा करेंगे, करंट का। तो रजिस्टर में क्या होती है, I0 sin ओमेगा t। इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री से लैग कर जाती है, इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री से लैग कर जाती है। तो निकालेंगे ना, लेकिन पावर जब निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, V0 sin ओमेगा t में किसका गुणा कर देंगे। करंट क्या बोले हम, 90 डिग्री से लैग करेगी, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। तो कितने का गुणा होगा, I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 का। और कैपेसिटर में करंट क्या होती है, 90 डिग्री से लीड कर जाती है। इसका मतलब उसकी इक्वेशन क्या आएगी, I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 आएगी, और गुणा करोगे तो पावर मिलेगा। इसका मतलब उसमें भी क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर।
लेकिन यहाँ पे जब हर इंस्टेंट के पावर अलग अलग है तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज पावर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज पावर। याद रहेगा। तो अगला स्टेप क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। तो V नॉट I नॉट बाई 2 कहाँ हो गया, अपनी जगह पे। V नॉट I नॉट बाई 2 अपनी जगह पे। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 0 से t इंटीग्रेट कर देना होगा। कहां से कहां तक, 0 से t। ये टाइम पीरियड कितना है, t है ना। 0 से लेकर कहां तक, t तक इंटीग्रेट कर दें। और बेस कितना, t से भाग कर दें। एवरेज निकालने का क्या मतलब, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए उसकी इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां तक, 0 से t तक। और बेस कितना, t से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पावर की यही ना इक्वेशन है भाई। इसको क्या कर देंगे, 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे और t से भाग कर देंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। याद आ रहा है, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा रख देंगे यहाँ पे। लेकिन पहले आइए, V नॉट I नॉट इतना 1 माइनस cos 2 थीटा और cos 2 ओमेगा t ना होगा जी। cos यही बोल रहे थे तुम, तो पहले तो बोलना चाहिए था। अच्छा तुम बोल रहे थे, हम नहीं सुन रहे थे ना, हम कहीं और मगन थे। ओमेगा टी इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब क्या बचा, केवल इंटीग्रेट कर दें। क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। आइए इधर बनाई जगह, जगह तो नहीं दिख रही है, चलो इधर हो जाए। V नॉट दिख रहा है जी, कट रहा है, अरे उसमें दिख रहा है V नॉट I नॉट बाई 2, t का मान 2 पाई बाई रख दिए। क्या कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, अगर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे dv तो v हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dt तो क्या हो जाएगा, कितना बोलो जल्दी, t हो जाएगा। और माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बोलो, और cos x का होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा। cos x का माइनस sin x की प्लस sin x, प्लस sin x। तो cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t बाई t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो 2 ओमेगा तो मल्टीप्लायर है, तो बाई 2 ओमेगा। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर। आइए, V नॉट I नॉट ओमेगा बटे कितना, 4 पाई। t के जगह अपर लिमिट t का मान का गलती किए ना, t का मान रख देना चाहिए था। चलो यही रख देते हैं। t की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा आ गई। इसके बाद इसके जगह क्या रखते हैं, बोलो, अपर लिमिट t के जगह t, और t की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब स्मॉल t की जगह क्या रखाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो माइनस, इसके बाद t के जगह पे लोअर लिमिट भी रखनी चाहिए थी ना, तो 0। तो 0 रखें या रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो साइन कितना, 2 ओमेगा t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कट गया और बटे 2 ओमेगा। लेकिन यहाँ गौर से करो, साइन क्या हो गया, 4 पाई, और साइन n पाई का मान क्या होता है, 0। साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सबका वैल्यू कितने, 0। यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 बटे 2 ओमेगा 0 ही। इसका मतलब अपर लिमिट t रखने पे ये क्या हो गया, 0। अब माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 रखो तो साइन 0 0, तो फिर से वैल्यू क्या, 0। मतलब इस जगह पर t की जगह अपर लिमिट रखें या लोअर लिमिट रखें, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और इस जगह पे अगर अपर लिमिट रखें तो 2 पाई बाई ओमेगा होगा, और 0 रखेंगे तो 0। इसका मतलब ये टर्म भी क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। अब आइए, ओमेगा से ओमेगा गया
पाई से पाई कट गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, तो हमारा जो एवरेज पावर आया वह क्या आया, V नॉट आई नॉट बाई 2। यही आया। इसको एक चीज बताओ, ऐसे लिख दें हम V नॉट आई नॉट और नीचे में लिख दें 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब V नॉट बाई √2 बताए थे VRMS, अगर नहीं याद है तो VRMS की डेरिवेशन दोबारा बताएंगे। VRMS कितना होता है, मैक्सिमम वोल्टेज बाई √2, VRMS बराबर, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर बराबर V नॉट बाई √2 बराबर कितना, VRMS, और I नॉट बाई √2 बराबर IRMS। इसका मतलब पावर बराबर VRMS इंटू IRMS। क्लियर? तो प्योर रजिस्टर में कितना पावर कंज्यूम होगा, VRMS इंटू IRMS। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। आगे चल के एक चीज आएगी, बताएंगे, एक वर्ड आएगा पावर फैक्टर। क्या आएगा, पावर फैक्टर। केवल सुन लेना है अभी। पावर फैक्टर को लिखते हैं क्या, cos फाई। क्या लिखते हैं, cos फाई। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बढ़ेगा। आपको केवल ये याद रखना है कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना, 0, मतलब फाई 0, फाई 0। तो बताओ cos फाई की वैल्यू कितनी, cos 0 का मान 1, तो इसका मतलब इस केस में पावर फैक्टर कितना। अच्छा पहले हम जवाब देते हैं तब आपसे पूछते हैं। इंडक्टर को जब ये एसी देंगे, इंडक्टर को जब ये एसी देंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का। मतलब करंट 90 डिग्री से लैग कर जाएगी। बोले कैसे, डेरिवेशन में देखेंगे, लेकिन अभी पहले मान लो वोल्टेज से करंट क्या होगी, 90 डिग्री से लैग कर जाएगी। तो बताओ उस सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, बताओ। ऐसे ऐसे क्या हिला रहे हो, जवाब दो। फिर देखो यहां ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब फाई क्या हुआ, 90 ना, 90 ना, और cos 90 बराबर 0, तो पावर फैक्टर क्या हो गया उसके, 0 हो गया। कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटर लगा है, तो उस केस में भी वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड करती है। डेरिवेशन से बताएंगे, 90 डिग्री से लीड करती है, तो उस केस में फाई कितना, 90, तो पावर फैक्टर कितना, उसमें भी 0। तो एक बात बताओ, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया किस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का डिफरेंस है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक में पावर कितना खर्च होता है। हो रहा है ना ऑब्जेक्टिव, ये चाहे न्यूमेरिकल के टर्म में आवे और चाहे सीधे थ्योरेटिकल हो, तो पहले ये वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी, तभी ना आप न्यूमेरिकल के टर्म में भी कर सकते हो। इतनी बात समझे। और इसका पावर हम निकाले VRMS IRMS cos फाई निकाले ना, आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज के बाद तुम पावर ये मत याद करना, तुम याद करना पावर बराबर VRMS IRMS cos फाई। पूछे रेजिस्टेंस के केस में कितना पावर कंज्यूम होगा, तुम जवाब दोगे VRMS IRMS cos फाई। कहेंगे इंडक्टर में, कहोगे VRMS IRMS cos फाई। कहेंगे कैपेसिटर में, कहोगे VRMS IRMS cos फाई। पूछेंगे RL में, कहोगे VRMS IRMS cos फाई। RC में मतलब सम में। तो पावर के लिए सिंगल फार्मूला याद करो, ठीक। अब आगे बढ़े, क्या होगा तब, इसमें तो पावर कुछ और निकाले हैं, तो वही मतलब हुआ। तुम देख के कहोगे इसमें पावर होता है कितना, VRMS IRMS। हम कहेंगे VRMS IRMS cos फाई, दोनों का सही है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, फाई कितना 0, तो पावर फैक्टर cos फाई कितना, cos 0 बराबर 1, तो cos फाई का मान क्या आया 1 गुणे VRMS इंटू IRMS। क्या मिला, VRMS IRMS मिला। अच्छा इंडक्टर में चलो, अभी नहीं पढ़े ना इंडक्टर, अरे हम लोग इंडक्टर नहीं पढ़े ना भाई, उसमें हम लोग पावर पूछे, तो हम एक जवाब दे देते हैं केवल कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। निकालेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो बताओ उसमें पावर कंजप्शन कितना होगा, जल्दी बोलो, 0। कुछ लोग पकड़ लिया, अरे फाई बोले 90, cos 90 बराबर 0, तो cos फाई कितना हो गया उसका 0, तो 0 गुणे समथिंग 0। इसलिए कहते हैं प्योर इंडक्टर में देखोगे हम लोग डिराइव करेंगे, निकालेंगे, उसमें पावर कंजप्शन क्या होता है, 0 होता है। आइए प्योर कैपेसिटर, किसमें आवे, प्योर कैपेसिटर। अगले टॉपिक में चले गए। कैपेसिटर में वोल्टेज से
करंट 90 डिग्री लीड कर जाती है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड कर जाती है। बताओ एंगल कितना, पावर फैक्टर कितना, cos 90 डिग्री। बोलो पावर फैक्टर कितना, यही तो लिखे हैं पावर, ओहो पूरा नहीं लिखा हुआ है इसलिए गड़बड़। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना, cos 90, और cos 90 का मान 0। इसका मतलब प्योर कैपेसिटर में cos फाई का मान क्या आ गया 0, तो उसमें भी पावर कितना 0। तो बताओ ये फार्मूला सब जगह चलेगा। और साथ ही साथ प्रत्येक सर्किट का पावर फैक्टर, प्रत्येक सर्किट के वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, ये चीज निकाल सकते हैं। अगर भूल जाओ, इंडक्टर के केस में हम लोग निकालेंगे, इंडक्टर के केस में इसी तरह से डेरिवेशन करेंगे, कहेंगे इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज खर्च हो रहा है, अप्लाइड है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। उससे क्या निकालेंगे आई, और जो आई की इक्वेशन आएगी इसमें एंगल क्या होगा -90 डिग्री होगा, जो देख के करेंगे लैग कर गई। और फिर वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके पावर निकालेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, यही ना रेजिस्टेंस का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, इंडक्टर का, और ये किसका, कैपेसिटर। लॉजिक तो ये है, लेकिन ट्रिक्स याद रखो। भूल गए किसके में कितना फेज डिफरेंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो सोचो कि इसमें तुम जा रहे हो, तो तुम अगर गए ये तो कैसे गए, और घूम के यहीं, बोलो, फिर ऐसे गए थोड़ा सा आगे और फिर घूम के यहीं। अगर ऐसे रास्ते से तुम चलोगे तो क्या होगे, पिछड़ जाओगे, बोलो पिछड़ जाओगे ना। और इस रास्ते से चलोगे तो गड्ढा है, क्या होगा, तो गड्ढा पार करना तो दौड़ के आना पड़ेगा, दौड़ के आओगे अब कूद जाओगे, तो बताओ स्पीड तुम्हारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो कोई आदमी अगर नियत स्पीड से चल रहा है, क्या चल रहा है, नियत स्पीड से, तो उसकी तुलना में एकदम प्लेन सड़क पे, क्या चल रहा है, प्लेन सड़क पे, तो उसकी तुलना में इस केस में क्या होगा, लैग, और इस केस में लीड। बोलिए समझ, याद रहेगा, इसमें लैग पिछड़ जाएगा, इसमें लीड। तो हम लोग वोल्टेज जो देते हैं, वोल्टेज को क्या मानते हैं, रेफरेंस। वोल्टेज को क्या मानते हैं, रेफरेंस। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, लैग, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसमें बहने वाली करंट लीड कर जाएगी, याद रहेगा। और रेजिस्टेंस अरे लगभग प्लेने है, देखो भाई, है ना, तो इसमें वोल्टेज और करंट क्या होगा, सेम फेज में। रट मत लेना, ये ट्रिक्स ध्यान में रखने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो किसी से भिड़ जाना, बोले ऐसे ही होता है। बोले एक साहब पढ़ा रहे थे, बोले कैपेसिटर से एसी पास करेगी कि नहीं, बोले ये देखिए ग्राफ है उसका, पार कर गई। और डीसी जब जाना होगा तो डीसी इसकी दीवार से टकरा के लौट आएगी, तो डीसी ने, अरे यार ये सब थोड़ी होता है, बात समझ में।